हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास की मुख्य अवस्थाएं और उससे बनने वाले प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले हमने बाल विकास के सभी अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन किया है, तो यदि आपने उसे नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आज के ये वीडियो समझने में आपको काफ़ी आसानी होगा और आप यह अनुमान लगा पाएंगे कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछता है। तो आइए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वह है किशोरावस्था। और यदि पूछे कि किशोरावस्था और बाल्यावस्था के मध्य की कड़ी को क्या कहते हैं, तो उसे वयः संधि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जो मध्य की कड़ी होती है उसे वयः संधि, और जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है उसे क्या करना चाहिए। तो यदि कक्षा कक्ष में बालक या बालिका अपने साथ जो भी अनुभव लाते हैं उसे क्या है, एक टीचर को उसे शामिल करना चाहिए, उसे संचय करना चाहिए। उन्हें अस्वीकार तो कभी नहीं करना चाहिए, यह निगेटिव पॉइंट्स होता है। अस्वीकार नहीं करेंगे, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, यह निगेटिव पॉइंट्स होता है। उन पर ध्यान नहीं देना, यह भी निगेटिव पॉइंट्स होता है। तो इन निगेटिव पॉइंट्स को आपको कभी लेकर नहीं चलना है। विशेषकर सीटेट में इसी टाइप के प्रश्न पूछता है, उसमें हमें निगेटिव पॉइंट्स को देखना होता है कि क्या निगेटिव पॉइंट्स है, और उसको हमें रॉन्ग करना होता है, गलत कर देना होता है, और बाकी हमारा आंसर अपने आप निकल जाता है। तो ऐसे कक्षा में बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, जिससे ऐसे छात्रों का मनोबल बढ़ता है और वह बार बार कुछ ना कुछ ढूंढने का, नया नया खोज करने का प्रयास करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सार्थक तथ्य है। इसमें ध्यान रखना है, विकास के संबंध में सार्थक तथ्य कौन सा है। यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता, यह गलत हो जाएगा। यह आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यह आनुवांशिकी एवं वातावरण, यह ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट होता है, आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, यह गलत है। सभी व्यक्ति का विकास समान दर से नहीं होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, यह गलत है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में खाली प्लेट के रूप में नहीं देखेंगे, छोटे वयस्क के रूप में नहीं देखेंगे, ये निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, यह भी गलत है। सक्रिय अन्वेषक के रूप में बच्चों को देखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। विकास एवं अधिगम के मध्य संबंध को सही प्रकार से कौन सूचित करता है। तो विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर होता है। ठीक है, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मानव का विकास उसके अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि विकास अच्छे से होता है तो अधिगम भी बहुत ही अच्छे से होगा। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, यह भी गलत है। और अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, यह भी गलत है, क्योंकि वह दोनों अंतः संबंधित और अंतः निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क क्या है।
तो शारीरिक शिक्षा और खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क अभिभावक अध्यापक है। उपकरणों का प्रबंध गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम गलत हो जाएगा। रिकॉर्ड्स का रख रखाव गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क अभिभावक होता है और अध्यापक सभा होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? तो आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आपने यह पढ़ा होगा कि जो वृद्धि होता है सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में आकर थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है और पुनः किशोरावस्था में थोड़ा सा तीव्र होता है। मीन्स बाल्यावस्था की अपेक्षा थोड़ा सा तीव्र होता है। यानी हम ये कहें तो शैशवावस्था में सबसे तीव्र, बाल्यावस्था में धीमे हो जाता है और किशोरावस्था में बाल्यावस्था की अपेक्षा तेज होता है। तो सबसे ज्यादा की बात कर रहा है तो शैशवावस्था में होता है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं और द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, प्राथमिक एजेंसियां हैं। यानी बच्चों के लिए जो उसका परिवार होता है एवं पास पड़ोस होता है उसे प्राथमिक शिक्षक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम, तो अभी जैसा कि आपने देखा प्राथमिक में परिवार आता है, पास पड़ोस आता है, सेकेंडरी में विद्यालय आता है। तो प्राइमरी आपका प्राथमिक जब भी पूछे तो परिवार ही होगा। अगला प्रश्न है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी विकास के संबंध में क्या सत्य है? विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होता है, गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जैसा कि अभी आपने ऊपर ऑप्शन में देखा होगा, उसमें हमने बताया था कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास केवल अनुवांशिक का परिणाम है। अनुवांशिक का परिणाम तो है लेकिन केवल नहीं है, यहाँ पे वातावरण का भी प्रभाव होता है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास सतत प्रक्रिया है, विकास सतत प्रक्रिया है लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो असत्य है उसे बताना है। मांसपेशीय ताकत में वृद्धि होती है, बिल्कुल, किशोरावस्था में मांसपेशी का विकास बहुत ज़्यादा होता है। शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना, ऐसा तो है ही नहीं, परिवर्तन तो होता है, किशोरावस्था में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि होती है, शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी तीव्र होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यह सही हो जाएगा। शारीरिक अनुपात में, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना, यह गलत है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड के किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा जाता है? तो हीरो या नायक की पूजा, आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति, लैंगिक प्रेरणा। चूंकि वह अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं, तो इसमें क्या है, आत्ममोह की भावना। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है? तो संवेदना और ज्ञानेंद्रिय से सीखने की अवस्था शैशवावस्था होती है, और शैशवावस्था में भी 2 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वह अपने ज्ञानेंद्रियों और संवेदना से ही सीखते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तुम मुझे एक बालक दो और मैं उसे वह बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। यह कथन किसका है? यह कथन वॉटसन का है। वॉटसन ने यह कहा है कि तुम मुझे एक 6 वर्ष का बालक दो और मैं उसे वह बना दूंगा जो तुम बनाना चाहते हो। वॉटसन का है। अगला प्रश्न है, तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन की बात कर रहा है तो तार्किक चिंतन शैशवावस्था में नहीं होता, बाल्यावस्था में भी नहीं होता है। तार्किक चिंतन किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, टोली दल समूह बनाने की अवस्था किसे कहा जाता है? तो टोली और दल बनता है वह बाल्यावस्था में बनता है और किशोरावस्था में भी बनता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, चूंकि टोली और दल की बात कर रहा है तो बाल्यावस्था हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें यह जो टोली और दल जो बनता है यह अस्थाई बनता है। बाल्यावस्था में अस्थाई बनता है जबकि किशोरावस्था में अस्थाई बनता है। तो ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में अस्थाई और किशोरावस्था में जो समूह बनता है वह अस्थाई बनता है और किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी है? तो बाल विकास की अवस्थाओं को क्रम से यदि देखें तो सबसे पहले शैशवावस्था आता है, इसमें है शैशवावस्था, लेकिन किशोरावस्था नहीं आता, इसलिए ऑप्शन यह गलत हो जाएगा। किशोरावस्था शुरुआत में नहीं आता, यह गलत हो जाएगा। बाल्यावस्था शुरुआत में नहीं आता, यह गलत हो जाएगा। अवस्थाओं का क्रम है, सबसे पहले शैशवावस्था, दूसरे पे आता है बाल्यावस्था, तीसरे पे आता है किशोरावस्था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4th सही हो जाएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? तो सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में काफ़ी तीव्रता होता है। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, शैशवावस्था में परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन यह गलत हो जाएगा। सामूहिकता की भावना शैशवावस्था में नहीं होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है, भावी जीवन के निर्माण होता है शैशवावस्था में, लेकिन चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया की बात कर रहा है तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1st सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो बालक का व्यक्तित्व बाल्यावस्था में बहिर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो पहला है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा, दूसरा है भाषा के ज्ञान पर बल, तीसरा है उपयुक्त विषयों का चुनाव, चौथा है रोचक विषय सामग्री और पांचवा है उपरोक्त सभी। यानी बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वह सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से होना चाहिए, भाषा के ज्ञान पर बल देना चाहिए, उपयुक्त विषय का चुनाव करना चाहिए और रोचक विषय सामग्री होना चाहिए। तो इसलिए देखें तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यहाँ ध्यान रखिएगा, जो अधिगम को प्रभावित करते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं परिपक्वता और अभिप्रेरणा। शारीरिक स्वास्थ्य, यदि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य सही है, अच्छे से वह सीख सकता है। यदि उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह किसी भी कार्य को नहीं सीख सकता। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अगर ठीक है तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, और यदि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है
तो उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, इसलिए यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने की इच्छा, यदि बच्चे में सीखने की इच्छा है तो वह किसी कार्य को सीख लेगा, यदि सीखने की इच्छा नहीं है तो वह नहीं सीख सकता, इसलिए यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने का समय, सीखने का समय यदि बहुत ज़्यादा हम समय लेते हैं तो उसमें बच्चे ऊब जाते हैं और वह नहीं सीख पाते, तो सीखने का समय भी अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने में तत्परता, यदि सीखने के लिए तत्पर है तो वह किसी भी काम को आसानी से सीख सकता है, और यदि तत्पर नहीं है तो वह नहीं सीख सकता। विद्यार्थी या बालक की मूलभूत क्षमता, यह भी डिपेंड करता है कि विद्यार्थी या बालक की मूलभूत क्षमता क्या है। यदि हम उसके क्षमता से ज़्यादा कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे तो वह नहीं सीख पाएगा, तो यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। बुद्धि स्तर, इंटेलिजेंस लेवल भी अधिगम को प्रभावित करता है। यदि इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है तो वह किसी भी काम को आसानी से सीख सकता है, और यदि उसका बुद्धि स्तर कम है तो वह सीखने में समय लेगा और नहीं भी सीख सकता है। रुचि, यदि बच्चे का रुचि है किसी काम को सीखने में तो वह उसे आसानी से सीख लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे के लिए सिलेबस होता है, जो टॉपिक होता है, उसका चुनाव बहुत ही सही ढंग से करना चाहिए, जिससे बालक उसमें रुचि ले और उस काम को आसानी से सीख सकें। तो ये सभी थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें 9 पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था, यह किसने कहा है? तो यह वैलेंटाइन ने कहा है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह किसने कहा है? तो यह स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल की एक पुस्तक है एडोलेसेंस, तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।